स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि पाकिस्तान ने क्या किया। अब देखें जी, कहा है कि जी ये बहुत अच्छा हुआ है और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से ईरान की सरबराही करेंगे, ईरान की रहनुमाई करेंगे। और बहुत ही नेक तमन्नाओं का इजहार उसके अंदर किया है और साथ ही दुआएं उनको दी हैं उनके लिए। अब ये जो चीज़ है इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो हमारे बड़े इत्तेहादी हैं इस वक्त वो दो हैं, एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा अमेरिका है। तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया जो है वो दोनों इस वक्त जो तेहरान के अंदर हो रहा है, जो ईरान के अंदर हो रहा है, उसके खिलाफ हैं। तो अभी तक आप देख लें कोई अरब मुल्क नहीं है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद पेश की हो, यानी नए सुप्रीम लीडर जो हैं उनको तस्लीम किया हो या मुबारकबाद पेश की हो। अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुआ, इसराइल की तरफ से भी नहीं हुआ, और जो हमसाये मुल्क हैं अजरबैजान की तरफ से हुआ है, रशिया की तरफ से सबसे पहले हुआ है, और एक और मुल्क है, तीसरा मुल्क है, चाइना की तरफ से भी हुआ है। अब पाकिस्तान जो है चौथा मुल्क है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को सुप्रीम लीडर तस्लीम किया है और उनको मुबारकबाद भी पेश की है। इससे पहले जब आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत हुई तो उस वक्त सिर्फ इसहाक डार साहब अम्बेसी गए थे, जो इस्लामाबाद के अंदर ईरान के अम्बेसी, और वहाँ जाके उन्होंने जो किताब कंडोलेंस बुक है उसके अंदर ताज़ियती बयान भी लिखा, ताज़ियत भी की उन्होंने उनके साथ, अम्बेसडर के साथ, रजा मेरी मुकद्दम साहब के साथ। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सरगर्मी नज़र नहीं आई, किसी जगह पे भी हो सकता है, नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन नहीं किया, खामोशी इख्तियार की, और दरमियान में वो जैसे कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, इस तरह पाकिस्तान करता रहा। और इस वक्त जब अमेरिका जो डट के खड़ा हो गया और उन्होंने आखिरी धमकी भी दे दी है कि जी आज की रात हम बहुत कुछ करने वाले हैं और सबसे संगीन हमला, सबसे शदीद हमला जो है वो अब हम करने लगे हैं, उस वक्त पाकिस्तान का ईरान के साथ खड़ा होना और मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद के लिए ख़त लिखना, ये बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है, अभी देखिएगा जब ये खत जाएगा तो वहाँ से भी एक खत आएगा और वहाँ उनकी पार्लियामेंट दोबारा तशक्कर पाकिस्तान का नारा लगाएगी, और फिर एक राब्ता जो है पहले भी ईरान के साथ है, लेकिन अब ये मजीद इस्तवार होगा, मजीद बेहतर होगा। और अगर ये बेहतर हो गया तो मुझे लगता है अब कि पाकिस्तान एक दरमियान का रास्ता निकाल के सऊदी अरेबिया के साथ मामला तय करवाएगा ईरान के। सऊदी अरेबिया के साथ या अमेरिका के साथ भी हो सकता है? सऊदी अरेबिया के साथ सारे 10 है, अमेरिका के साथ नहीं हो सकेगा क्योंकि अमेरिका जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट है इस वक्त। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क भी इस वक्त पड़ सकता है अमेरिका के मामले में। तो सब अवॉइड कर रहे हैं। देख लें यूरोप का कोई मुल्क जो है दरमियान में नहीं आया अब तक, सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है और चाइनीज़ जो एक एलची है जो दरमियान में घूम फिर रहा है। इसके अलावा किसी मुल्क ने, किसी इस्लामिक कंट्री ने और किसी भी जो क्रिश्चियन कंट्री है उसने या यूरोपियन कंट्री है वो दरमियान में नहीं आया। उसकी वजह यह है कि सबको खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ रब्ता करें और वहाँ से शटअप कॉल आ जाए हमें। ठीक है। तो या फिर हमने वो सोया हुआ शेर होता है ना उसको जगा देना, तो वो नहीं करना। मसला फर्ज करें कि पाकिस्तान कर लेता है या फिर तुर्किया ही रब्ता कर लेता है डोनाल्ड ट्रंप से और कहता है जी आप छोड़ दें, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको कह देता है जी आप फैसला करें, आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, उल्टा फंस जाएंगे। उल्टा फंसेंगे। ठीक है। तो ऐसी सूरत में उल्टा फंसने वाली बात होती है। तो वो ये कहते हैं ना जब शेर सोया हुआ है या आपकी तरफ नहीं देख रहा और दूसरी तरफ देख रहा है, शिकार उसका कोई और है, तो आप जाके ना उसका बाल खींचने की कोशिश ना करें या उसको सीटी मारने की कोशिश। वैसे शेर नहीं है, आप ही कहते हैं पागल भैंसा है। कुछ भी हो, पहले हाथी कह लो। जब हाथी ये किसी और तरफ दौड़ रहा है और आप पीछे सीटी मार के उसको कहते हैं कि भाई हम भी हैं तो कहेगा आजा फिर तू भी। ठीक है। तो इसलिए कोई मुल्क भी ना इस वक्त ये इनिशिएटिव नहीं ले रहा। सही। सिर्फ रशियन ने लिया है और उन्होंने प्रॉपर फोन किया और उस फोन का नतीजा ये निकला कि रशिया ने को ऑयल बेचने की इजाजत मिल गई। मुझे लगता है कि प्यूटन ने ये बात की होगी, उसने ये किया होगा क्योंकि बहुत सारे समंदर ऐसे हैं जिसके अंदर उनके ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं इस वक्त रशिया के, और वो चाहता था कि ये बिके। मुझे लगता है कि उसने ये जो इंडिया के लिए रायत ली होगी उसने कहा होगा कि जनाब आप इसको जाने दें, क्योंकि बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बजाय इसके कि हम हालात की खराबी जो है उसका शिकार हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसकी ये बात कबूल की और साथ ही उसे अलाउ कर दिया जी कि आप तेल बेच सकते हैं, और टेम्परेरीली उसे पाबंदी उठा भी दी है क्योंकि उसकी वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब बेयरेबल नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है रशिया को अलाउ किया गया कि आपके ऊपर पाबंदियां कुछ अर्से के लिए हम सस्पेंड करते हैं ताकि कीमतें बराबर हो, और उसका फर्क भी पड़ा जाएगा ये सर। तो मेरा बहरहाल ये वैसे पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और अब जब ईरान की तरफ से कोई रिस्पांस आएगा तो उसके बाद फिर पाकिस्तान एक सफारतकारी का बंदोबस्त करेगा, जिससे हो सकता है हालात ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे हालात के ठीक होने का इम्कान नजर नहीं आता सर। ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बात तो है चौधरी साहब कि सऊदीया को पाकिस्तान ने समझाया हुआ है कि अल्फाज से आगे नहीं जाना। अभी तक सऊदीया ने कोई अटैक नहीं किया। अब देखें वैसे आज के दिन ना 4 मुल्कों ने धमकी दी है बेवक्त वक्त ईरान को, इससे पहले नहीं हुई। कतर ने दी है प्रॉपर खड़े होके, उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने, और फिर उनके वजीर जंग जो अमेरिकन वजीर जंग ने क्लियर धमकी दी है। सऊदी अरेबिया की तरफ से धमकी है, तुर्किया की तरफ से भी आई आज तैयब अर्दोगान साहब की तरफ से। मुस्लिम ममालिक की तरफ से सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है, हमला कोई नहीं कर नहीं, हमला कोई नहीं। वो ये कह रहे हैं जी कि अब हम भी हमला करेंगे अगर आपने हमला किया, तो क्लियर वार्निंग दी। ये तो सीधा सीधा अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं ना। अमेरिका को पता, अमेरिका से तो नहीं चीख रहा। वो कल का आपने देखा होगा, उनका सेनेटर कह रहा है मैं मायूसी है सऊदी अरब अटैक क्यों नहीं कर रहा। वो ज़ाहिर है लिंडसे ग्राहम जो बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जिसकी यार मैं वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो आपसे मेरी एक वजाहत है, 2 खबरें थी जो पीछे जो गलत साबित
हुई हैं और लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। एक तो जो नेतन्याहू के भाई से रिलेटेड खबर है वो गलत साबित हुई, AI जनरेटेड थी। और जो दूसरी है अमेरिकन फ़ौज से रिलेटेड के अमेरिकन फ़ौज जो है जा रही है, ये भी एक AI जनरेटेड खबर थी। जंग के अंदर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी होती है और सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो सच की होती है, क्योंकि दोनों फ्रीक हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। बड़ी कोशिश करते हैं हम कि प्रोपेगेंडा में ना आए, लेकिन जब अमेरिकन मीडिया से खबरें आ जाती हैं तो उसके ऊपर बाज़ औक़ात बंदे को यकीन आ जाता है। तो ये दोनों खबरें जो है अमेरिकन मीडिया से होती हुई यहाँ तक पहुंची है और उससे हमने थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादती हो गई, गलती हो गई। बिल्कुल ठीक है, हमें तो एहतियात करनी चाहिए, मज़ीद एहतियात करेंगे जी। ये जो खबर है ये काफी फैली थी, अमेरिकन मीडिया उनके व्लॉगर्स ने भी खबर उठाई थी, बाद में इसका डिनाइल आना शुरू हुआ है और इजराइल ने इसका डिनाइल भी बहुत लेट दिया है। पहले ये खबर ऐसे ही लग रहा था कि ठीक हो गई है, लेकिन आपने ये बात की है तो मैं जरा एक और चीज इसी में शामिल कर देता हूं जो मैंने करनी आगे थी। आफ्ताब इकबाल साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक अच्छे मुदब्बर हम उन्हें समझते थे, PTI से उनका ताल्लुक है। समझते थे क्या मतलब है वो? नहीं, इस बात के बाद मुझे नहीं लग रहा, मैं जो आपको बताने लगा हूं। उन्होंने कहा है जी, एक तो इंसाफ के मुतालिक जो इनके भाई थे नेतन्याहू के जो भाई हैं कि वो वफात पा गए हैं और ये बड़ा दुख हुआ है नेतन्याहू साहब के लिए, बड़ी तकलीफ दे चीज है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, इंतकाल हो गया है उनका, इस तरह के वर्ड्स यूज किए। करने दे यार, क्या फर्क पड़ता है उससे? हर आदमी का अपना व्यू है। मुसलमानों के कातिल जिन्होंने मुसलमानों के बच्चों को शहीद किया है, कोई बंदा उनसे इस बंदे को हमदर्दी है। कोई बंदा अगर शहीद भी कहते हमें क्या है यार, उसका हमें ये है चौधरी साहब, हम पाकिस्तानी हैं, फिर ये अपने आप को पाकिस्तानी ना बोले। नहीं, उसका अपना व्यू है भाई। चौधरी साहब, इमरान खान की मोहब्बत में ये गए हुए हैं, ये अपनी किसी खुदगर्जी में गए हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपनी लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। तो भाई हर आदमी का अपना व्यू है यार, व्यू देने दो। मैं ऐसे इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं अपना व्यू। मेरा बड़ा सादा सा व्यू है कि ये फैसला आपने खुद करना है। जिस शख्स के बारे में मैंने आपको बताया, आप खुद फैसला कीजिएगा, ना मेरी बात का यकीन करें ना किसी और की बात का, आपको जो ठीक लगे वो समझे। मेरी नजर में अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के कातिल के साथ आप नहीं हो सकते। आगे आप। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, वैसे एक थोड़ा सा रूटीन से हट के बात है। जो हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है और दारुल उलूम है इंडिया में। जब इंदिरा गांधी वो मारी गई, असैसिनेशन हुई उनके, तो उसके ऊपर उन्होंने एक मैगजीन शाया किया था, जो मैगजीन खुद मैंने अपनी आंखों से देखा होता है ना, कोई बस सुनी बात नहीं है, अपने हाथों में उसके ऊपर मैयत की तस्वीर लगी हुई थी इंदिरा गांधी की, उसके ऊपर लिखा हुआ था सैयदा इंदिरा गांधी शहीद। सैयदा इंदिरा गांधी शहीद। सैयदा का मतलब ये होता है सरदार, सैयद का मतलब होता है सरदार। अच्छा, हाँ जी। ये, और उससे मैंने पूछा जो लेके आए थे कि यार इसका क्या मतलब, उन्होंने कहा भाई ये सरदार को कहते हैं सैयदा। और शहीद मैंने कहा, उसने कहा जी हर मुल्क का, हर मजहब के अंदर लोग शहीद होते हैं। मैंने कहा कमाल है भाई। क्या कह सकते ठीक है, चलें। अच्छा चौधरी साहब, 2-3 खबरें ईरान के हवाले से। लहर कौन सी है और बयानात क्या है? अब देखिए 35वीं लहर स्टार्ट कर दी गई है और उसके अंदर जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, एक खैबर शिकन मिसाइल है, खैबर भी कहते हैं उसको, एक फतह है, एक अमाद है, फिर खुरम शहर है, फिर कुद्स है। ये बड़े मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक हैं, और इसको रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जोर बड़ा लगता है, पैसा बड़ा लगता है। और दूसरा ये है कि इसकी स्पीड बड़ी तेज होती है, तो बाजू आती है सिस्टम को ब्रेक करके आगे निकल जाता है। रेडार्स के अंदर भी बाजू नहीं आता, रेडार को भी हिट कर देता है। तो ये जो है 35वीं लहर जो है इस वक्त वो चल रही है। बैतुल शम्स जो एक उसका इलाका है, शहर है इसराइल का, उसके ऊपर अटैक हुआ है, यरूशलेम के ऊपर अटैक हुआ है, तेल अवीव के ऊपर अटैक हुआ है, और इसके साथ साथ जो गल्फ के अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। और ये 35वीं लहर जो है वो ईरान की तरफ से शुरू हो गई है, लेकिन इसके जवाब में जो अमेरिका की तरफ से इस वक्त हमला स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा खौफनाक है। आज की रात तेहरान के लिए और पूरे बल्कि ईरान के लिए बहुत ही खौफनाक होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईरान की हिफाजत करे, ईरानियों की हिफाजत करे, क्योंकि डटे हुए हैं और मजलूम है। तो मजलूम है, मुसलमान भाई हैं, डटे हुए हैं, इनकी सपोर्ट जो हम सब पे फर्ज है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे ख्याल में। लेकिन जो सब आपने भी बयानात बताने हैं, जो 2 बड़े बयानात हैं ईरान के 2 बड़े लीडरान के, जो एक तो स्पीकर है ना, स्पीकर का मोहम्मद बाकर साहब है, उनका एक बयान बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा जी आंख के बदले आंख है और जान के बदले जान है और दुश्मन के हर हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। तो ये जो मोहम्मद बाकर साहब है, इनके बयानात बड़े तगड़े होते हैं, और ये क्योंकि स्पीकर हैं तो इनके बयान की अपनी एक अहमियत है, क्योंकि ये अपने ज़ारे असम्बली की बिहाफ पे, पार्लियामेंट के बिहाफ पे बोल रहे हैं। ठीक है। और सिर्फ ये बयान नहीं दे रहे, बल्कि पूरा ईरान इसी टाइप का बयान दे रहा है, बल्कि पब्लिक निकली हुई है बात। पाकिस्तान के नारे भी इन्होंने लगवाए थे और इनकी पार्लियामेंट में इन्होंने लगाए थे, और पूरी पार्लियामेंट ने तशक्कुर पाकिस्तान के नारा लगाया, उसका जवाब दिया था मोहम्मद बाकर साहब ने। ठीक, तो बड़े सेंसिबल आदमी हैं। और ये वैसे इनकी ना स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग थॉट्स हैं, इनकी स्टैंडिंग सोच है सबकी कि जनाब हमने मुकाबला करना है, हमने पीछे नहीं हटना। और इसी के अंदर जो ईरानी सदर है उनका पेशेज़गान, उनका भी जो है ना, उन्होंने कहा जी कि ये गलत फहमी है इन सबको कि ये जो है हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि जो तारीख है वो क्या है ईरानियों की, हमारा DNA क्या है। 6000 साल हमारी पुरानी तहजीब है, 6000 साल पुरानी हमारी तारीख है। आज तक किसी ताले आसमान ने ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ताले आसमान लोग आते थे, बड़ी बड़ी पावर्स आई हैं, और उसके बाद वो यहाँ से महरूम होकर वापस गई हैं। तो ये फेज़ भी गुजर जाएगा तारीख के अंदर, और कोई ईरान अपनी जगह पर कायम रहेगा। जिन लोगों ने हमले किए वो सबकी तहजीबें ख़त्म होगी, लेकिन ईरान आज भी कायम है। ये बात वैसे दुरुस्त है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा जज्बा है वैसे ईरानियों के अंदर, DNA इनका मुख्तलिफ है। लड़ने बढ़ने वाली
अकेली पूरी दुनिया से लड़ रही है ये कौम, अकेली। लड़ने भिड़ने वाली कौम है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और खड़े हो जाते हैं, एक खास हद तक ये प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते, सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। चले आप चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी पे। हमारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी होगी जी आज की। ट्रंप बेसिकली तो एक कारोबारी है और वो डील करना जानता है, और उसने एक बुक भी इसी तरह से लिखी थी। मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि उसकी भी थोड़ा बताएं कि इसकी बुक क्या है। दी और आर्ट ऑफ द डील, द आर्ट ऑफ द डील 2 बार दी है। ये एक वाहिद किताब है दुनिया की जिसके ऊपर टाइटल में 2 बार दी है। अच्छा ठीक है। दी आर्ट आर्ट ऑफ द डील, ठीक है, और दी ट्रंप साहब, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखी है जी। तो ये अभी भी जो कर रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं, इनके बयानात में एक दफा तो पढ़ के ये लगता है कि पता नहीं ये पूरा ईरान तबाह कर देंगे, फिर आपको लगता है नहीं ये शायद मजाकरात करना चाह रहे हैं, फिर अचानक दोबारा धमकी दे देते हैं। तो बेसिकली ये शायद ये आर्ट ऑफ द डील ही है, कोई थोड़ा सा चला रहे हैं। और दूसरा कि इनकी काबीना में कौन कौन से जासूस हैं जिनका ताल्लुक इजराइल से है, जो खुद ट्रंप कह रहे हैं कि जो मुझसे करवाया वो इन्होंने करवाया। तो ये पूरी स्टोरी अब जानते हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसकी किताबें पढ़ें आप। वैसे इनकी एक किताब ट्रंप भी है, और बड़ी पुरानी किताबें लिखी हुई इन्होंने। अच्छा। और उनको जब आप पढ़े ना, तो आपको इस शख्स की शख्सियत का अंदाजा हो जाता है। द आर्ट ऑफ द डील जो है ना, उसके अंदर भी आपको ये पता चल जाता है। एक तो ये है कि जब भी ये किसी के साथ डील करना चाहते हैं, पहले बुली करते हैं उसको, पहले कोनी मारते हैं उसको, कोनी मार के उसके बाद फिर उसके साथ डील करते हैं, फिर उसको नीचे लेके आते हैं, फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनवाते हैं। मीडिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। किताब के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि छोटा सा वाक्य, उसके अंदर भी मीडिया को इस्तेमाल किया। फिर वहां पे धमकी देते हैं जी कि मैं आपको कोर्ट लेके जा रहा हूँ और वहां मैं तबाह करके रख दूंगा, और वकील उन्होंने बड़े अच्छे रखे हुए हैं। अच्छा। तो धमकी जो इनकी होती है, एक तो ये होती है कि मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। दूसरा मीडिया के जरिए करते हैं, और तीसरा जो वकील होता है उनको भी ये यूज करते हैं हमेशा। ओके। तो ये इनका तरीकाकार है। दूसरा ये जहन में रखें कि जब ये मुज़ाकरात कर रहे होते हैं ना, तो इनके जहन में कोई प्लान होता है, और ये मुज़ाकरात में बंदे को उलझाते हैं और वक्त गेन करते हैं, और इस दौरान कोई ना कोई अटैक कर देते हैं। आप देख लें, ईरान के ऊपर 2 हमले डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। इससे पहले जो हमला हुआ था जो जून के अंदर, हाँ जी। जून 2025 में, और उससे पहले कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे। मुज़ाकरात हो, बिल्कुल और ठीक मुज़ाकरात हो रहे थे, और मुज़ाकरात होते होते अचानक उन्होंने हमला कर दिया। अभी ओमान में सेम हो रहा और बड़ा हैरान हुए वो ईरानी की, यार हमारे तो मुज़ाकरात चल रहे थे, और इस दौरान ही इन्होंने हमला कर दिया, और हमारे लोग मार दिए सारे। उनके वो पासदारान के चीफ मार दिए, फिर साइंटिस्ट मार दिए। बड़ा खौफनाक किस्म का हुआ था। और उसमें सारे इसराइल और अमेरिका दोनों इन्वॉल्व थे उसके अंदर। और आखिर में अमेरिका ने वहां पे बड़े बम फेंके, जिन्होंने उनका जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वो उड़ा दिए। ऐसे ही ना, अब सेम इसी तरह अभी मुज़ाकरात चल रहे थे। पहले ओमान के अंदर चल रहे थे, यानी कि मस्कत के अंदर, फिर ये मुज़ाकरात जेनेवा चले गए, और ईरान ऑलमोस्ट शर्तें मान गए सारी, उसने रिटर्न लिख के दे दिया, और इन्होंने हमला कर दिया साथ ही। अभी भी जब ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, कि मैं, इन्होंने कहा कि जी मैं ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है। अच्छा। तो अब ये जो ढोल डाला ना मुज़ाकरात का, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि यकीन करना चाहिए ईरान को या दुनिया को, क्योंकि ये मुज़ाकरात की आड़ में कुछ ना कुछ और करना चाहेंगे, जो खतरनाक होगा। फेस सेविंग नहीं चाह रहा। फेस सेविंग तो अमेरिका चाह रहा है वैसे, सारे के सारा। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहा, पूरा अमेरिका चाह रहा है। लेकिन अब वो इनके शायाने शान होना चाहिए। अच्छा। बड़ी फेस सेविंग होनी चाहिए। मतलब जंग आ रही है। यानी वो देखे ना, वो कहते हैं जो हाथी है ना, उसको नहाने के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है, साथ उसको सरफ या अब साबुन भी चाहिए। अच्छा। तो इनका मसला ये है कि वो इतना बड़ा मुल्क है कि वो कहता है कि यार पानी का बड़ा तालाब तो था कि मैं तरीके से नहा तो सकूं, नहा के निकलूं यहाँ से। तो इस किस्म की सूरत हाल है। छोटी छोटी जो कामयाबी है ना, अभी ये फेस नहीं कर सकेगा अपने मुल्क को। ठीक है। पहला एक तो ट्रंप ने एक आज इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी कि 3 लोग थे मेरी कैबिनेट के अंदर। इनके एक दामाद है जिसका नाम जैरेड कुशनर है, और दूसरा जो है ना पीट हेग्सेथ है जो वजीर जंग है इनका, तीसरा स्टीव पिटकॉफ है। एक तो ये दामाद है ना ये कुशनर, ये ज्यू है, ये तो पूरा दुनिया को पता है। ठीक है। और दूसरा स्टीव विटकॉफ जो है ना, ये भी ज्यू है। ये दोनों ज्यूश हैं। ओके। वैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, ये जो ज्वेलरी का लफ्ज है ना, ये ज्यूस है। ये भी जूस है। हाँ, क्योंकि वो जो फैज शहर था ना, फैज शहर है मोरक्को का, वहाँ पे ज्यूस थे, और वो ज्वेलरी का काम करते थे। ठीक है। तो जब उन्होंने ज्वेलरी का यानी जेवरात का काम किया, तो वहाँ से ये ज्वेलरी बन गया, ज्यूस है। अच्छा। ये वैसे मैंने कहा कि आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। अब आप नाम चेंज कराएंगे मुझे। तो बहरहाल उसने कहा जी कि इन लोगों ने इतनी बार कहा कि मुझे लगा कि वाकई ईरान जो है ना वो हमारे ऊपर हमला करने वाला है, और ये बात कर रहे थे कि अगर हमने ईरान को ना रोका तो ईरान ने हमारे ऊपर बम मार देना। और हमने, वो कहते हैं मैं मुतासर हो गया इनसे, और उसके बाद हमने ईरान के ऊपर अटैक किया। फिर उस यहाँ से कल्टी खाई उसने, जो डोनाल्ड ट्रंप खाता है। उसने कहा लेकिन मुझे यकीन है कि वाकई ईरान ने तैयारी की हुई थी, और अगर हम उसको ना रोकते तो उसने हमारे ऊपर हमला कर देना था। अच्छा। लेकिन अब वो जो स्केप गोट्स है ना, वो उसने 3 बना ली हुई हैं कि ये लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, और इनको पकड़ लें आप। अब यहाँ पे दो ज्यूस हैं, जाहिर है जब वो उनके ऊपर वो करेंगे, ट्रंप के कान भरेंगे, तो ट्रंप इस टाइप का आदमी है कि जल्दी मुतासर हो जाता है, और उसके बाद ये बड़े बड़े फैसले तो करता ऐसा फिर एक चीज तो कंफर्म हो गई ना कि इसे जूइश लॉबी लेके आई। है। लॉबी लेके नहीं, लेके तो नहीं आई, जो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यूस लॉबी के हाथ में आई। हाथ में इस पे पैसा सब तो उन्होंने ही लगाया ना। पिछली बार इनके बारे में कहा जाता था कि रशिया लेके आया, रशिया ने पैसा लगाया और इलेक्शन मैनिपुलेट किए। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ साथ उसने कहा जी कि कुछ और चीज़ें हैं। उसने कहा अगर हम हमला ना करते तो ईरान हमारे ऊपर हमला कर देता, 100% मुझे यकीन था। साथ उसने कहा कि 51 बैरी जहाज़ जो हैं वो हमने बर्बाद कर दिए हैं ईरान के,
और जो इंटरसेप्टर्स हैं उन्होंने कहा बड़े सस्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, कीमत उसने नहीं बताई कि कितने सस्ते हैं। फिर उसने कहा कि 83% जो ड्रोन्स हैं ईरान की तरफ से वो कम हो गए हैं, अब वो अटैक नहीं हो रहा, 83% कमी आई है। साथ उसने कहा कि अगर इन्होंने ऑयल सप्लाई रोका तो हम सख्त जवाब देंगे। फिर उसने कहा कि जी कुछ मुल्क हैं जिसको हम तेल के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हुई थी वो खत्म कर रहे हैं ताकि पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल हो सकें। साथ ही उसने रशिया को अलाउ कर दिया, इंडिया को भी अलाउ कर दिया कि आप खरीद लें। साथ साथ उसने कहा कि आपने हुर्मुज़ के अंदर अगर किसी किस्म की रुकावट हुई तो अमेरिकी नेवी जाएगी वहाँ पे और इन रुकावटों को ख़त्म करेगी और हम लगा पता देंगे इनका है कहते। साथ उसने कहा जंग जल्द खत्म हो रही है, कब खत्म हो रही है नहीं पता जी। फिर उसने कहा जो ईरान के नए लीडर हैं वो भी पुराने लीडर जैसे ही हैं और मुझे नहीं लगता कि अमन से रह सकते हैं। अच्छा, फिर उसने कहा कि मुमकिन है कि ये बात करें लेकिन शराइत पे उन्होंने कहा मुमकिन है कि हम ईरान के साथ बात करें लेकिन शराइत पे मुनहसर है कि वो क्या शराइत देते हैं और हम क्या शराइत देते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि बात करने की जरूरत भी नहीं है। क्या चीज है ये? ये एक ही बात में ना बहुत सारी गुफ्तगू कर जाता हूँ। ठीक है। आपने देखा होगा है हाँ जी, हाँ जी। ये उसका जो ना वैसे इसका तरीकाकार है। ठीक है, ये अपनी बात पे अपनी एक ही बात के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा जो सर मुझे एक चीज आखिरी बस पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, फिर क्लोज करते हैं व्लॉग को। 2-3 चीजें रह गई वैसे। हाँ मुझे बताइए जो जो भी एक तो है, ईरान के अंदर दर्जनों जासूस गिरफ्तार हो गए हैं और ईरान ने बड़े लेवल पे पूरे मुल्क के अंदर जासूस गिरफ्तार किए हैं और ये ज्यादातर जासूस मोसाद के निकले हैं, कुछ इसमें सीआईए के निकले हैं, एक गैर मुल्की भी है। ये क्योंकि जो यूं है बहुत अरसा तकरीबन 200-250 साल जो है ये ईरान के अंदर है, बल्कि जो जूश का एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है वो 2700 साल रहा है ईरान के अंदर, 2700 साल अच्छा। वो ईरान के अंदर रहे। ठीक है। जब बख्त नसर लेके आए ना इनको तो उनमें से वो लोग गए ही नहीं वापस ठीक और वो है। यहीं रहे। और उसके बाद जो शाह ईरान और फिर उसके बाद जब इनकलाब आया तो उसके बाद इसलिए कहा जाता था दुनिया में इसराइल के बाद सबसे ज्यादा ज्यूश अगर हैं तो ईरान के अंदर है। ओके। एक वक्त था। अच्छा। तो वो उस वजह से ना बहुत सारे लोग ईरान के अंदर चले गए, वो इनके जासूस हैं और उनके कुछ जासूस यहाँ पे हैं, तो इसलिए वो फारसी भी बोलते हैं और इन जैसे लगते हैं तो वो पकड़े जाने जरा मुश्किल हो जाता है। नस्ल एक है। नस्ल एक ऐसी सारी। ठीक है। तो वो बहरहाल अब उन्होंने बड़े लेवल पे ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जनाब ये खौफनाक हमले करेंगे ये वजीर जंग ने कहा है, पीट हेग्सेथ ने, और इस वक्त हमलों की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड के अंदर इन्होंने बड़े जहाज खड़े किए हुए हैं जो 24 मिसाइल्स और बम लेके ट्रेवल कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं 900 मील पर आवर की स्पीड से। दुनिया में सबसे बड़ा और तेज रफ्तार जहाज है जो इतना ज्यादा बारूद लेके ठीक है। उड़ सकता है 24 पेलोड्स के साथ। तेज तेज तरीन बॉम्बर जहाज जो है। तेज तीन बम्पर जहाज, वैसे नहीं वैसे तो जेट्स होते ज्यादा हाँ तेज होते जेट्स की स्पीड तो ज्यादा होती तो अब उन्होंने ये जो ये वहां लाके खड़ा किया हुआ है ना, मुझे लगता है कि इसके जरिए अटैक करेगा जो ज्यादा खौफनाक होगा। है। बिल्कुल सही, मतलब अपने सारे बॉम्बर्स लाके अमेरिका ने खड़े कर दिए। इसके साथ साथ फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है उसने ट्रंप ने और उस इंटरव्यू में से कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन तेहरान जो शिद्दत से मुज़ाकरात करना चाहती है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये उसने कह दिया है भाई साहब। तो ये इस टाइप की जो खबरें। हाँ जी, ट्रंप अब वहीं आखिरी जा रहा है बस बात। अच्छा आखिरी बस मैं बात आपसे ये करना चाहता हूँ जॉर्ज साहब, इस वक्त ये हो रहा है कि हमारे मुल्क से बाहर बैठे हुए कुछ खास मुझे कहते हुए भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि पीटीआई वो लोग समझते हैं कि पीटीआई को कह रहा हूँ। प्रॉब्लम है कि ये अपने आप को पीटीआई के कहते हैं, पीटीआई इन्हें डिसोन नहीं करती है तो एक अजीब चीजों का मुरब्बा बन जाता है